Hello and welcome to our discussion on Introduction to Research Design. Now we actually started this discussion in previous lecture, but then we talked about hypothesis, what is a hypothesis in detail, because it was a part of that research process. Now today we'll move on with our research design. When we talk of research design, what is a design? Design is an idea, is a blueprint, is a layout, is an arrangement in which things will be put up. Design of a garden, design of a agricultural field, where we will be putting up which crop, design of a factory, design of a college. So the idea of design is design of addresses. So the idea of design is how things will look like, how things will be done. That is the broad idea of design. Now when we talk of research design, the same idea is extended further, and we see that research design includes decisions regarding what, where, when, by what means, how and how much, and things like this. So these are the decisions that we will be talking about in research design. All these, if you see, these are WH questions. WH questions, what, where, when, how, whom, these kind of questions. Whenever you try to answer these kind of questions, WH questions, what, where, when, what about, how about, anything, you get your layout, you get a better understanding of situation, how things are happening. You get a better understanding of how you need to perform certain actions. Like हमारे को एक कार चलाना सीखना है, हमारे को एक कार चलानी है, तो अब अगर हमारे को उस कार के ये व्हाट, वेयर, व्हेन सारे समझ में आ जाए तो मुझे समझ में आ जाएगा कि कब मुझे एक्सेलरेटर दबाना है, कब मुझे क्लच दबाना है, कब मुझे ब्रेक दबाना है. व्हाट, व्हेन, क्या चीज़ दबानी है, किस चीज़ पे प्रेशर लगाना है और कब लगाना है. व्हाट एंड वेयर. जब मुझे इंडिकेटर देना है, मुझे कहाँ जाना है, वेयर समझ में आ जाएंगे. तो किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर आप इन WH क्वेश्चंस को आंसर कर देते हैं तो आपको वो प्रॉब्लम बेटर समझ में आ जाती है और आपको आपका रिस्पॉन्स समझ में आ जाता है कि हाउ कैन आई रिस्पॉन्ड, हाउ शुड आई रिस्पॉन्ड टू सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. सो रिसर्च डिज़ाइन answers decisions regarding what, where, when, by what means, how and how much concerning an inquiry or a research study constitute a research design. कि ये सब चीज़ें जो है ये सब हमारा क्या बनाएंगी, रिसर्च डिज़ाइन. देन रिसर्च डिज़ाइन इज़ अ ब्लूप्रिंट. जैसा कि अभी आपको कहा कि एक अरेंजमेंट, एक लेआउट के किस तरह से हमारे को उस चीज़ को अप्रोच करना है. तो अगर मेरे पास एक साउंड रिसर्च डिज़ाइन है तो मेरे को पता होगा कि किस तरह से इसको अप्रोच करना है. अगर एक पजल सॉल्व करना है, अगर हमारे को सुडोकू सॉल्व करना है, सुडोकू इज़ अ प्रॉब्लम, सुडोकू अगर सॉल्व करना है तो अगर आपको ये समझ में आ जाए कि इसका लेआउट किस तरह का है, ये किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, इसमें कौन से नंबर्स कहाँ पड़े हुए हैं, कौन सा नंबर कहाँ आना चाहिए, अगर ये स्कीम हमारे को समझ में आ जाए तो आई कैन अप्रोच दैट प्रॉब्लम. सेम इज़ विद रिसर्च डिज़ाइन. रिसर्च डिज़ाइन इज़ अ ब्लूप्रिंट. इट इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ कंडीशंस for collection and analysis of data in a manner that aims to combine relevance to research purpose with economy in procedure. Very important. Research design is a blueprint. एक आइडिया है, एक लेआउट है, एक नक्शा है, मेरा एक प्लान है. तो रिसर्च डिज़ाइन इज दैट काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ कंडीशंस कि कौन सी चीज़ किधर होएगी. जैसे कि अभी हमने कहा कि कॉलेज का एक डिज़ाइन होता है, हमारी ड्रेस का एक डिज़ाइन होता है कि कॉलर कितना बड़ा होगा, कहाँ होगा. कॉलेज का एक डिज़ाइन होता है, क्लासरूम्स कितने बड़े होंगे, लाइब्रेरी कितनी बड़ी होगी, पार्किंग किधर होगी, कितनी बड़ी होगी. तो ये चीज़ है. तो रिसर्च डिज़ाइन इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंडीशंस. जो भी हमारे रिलेटेड कंडीशंस हैं वो किस तरह से अरेंज होंगी फॉर कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा. अब हम ऑब्वियसली रिसर्च की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे पार्किंग की बात नहीं कर रहे हैं, रूम साइज़ की बात नहीं कर रहे हैं. रादर वी आर टॉकिंग अबाउट कलेक्शन ऑफ डेटा. क्योंकि रिसर्च में क्या होगा, हम बाहर से जाकर के डेटा लाएंगे और फिर उसको स्टडी करेंगे कि भाई मेरे हिसाब से ये डेटा कैसे बेस्ट सूटेबल है, कैसे बेस्ट इसको यूज़ किया जा सकता है. फॉर कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा इन अ मैनर दैट एम्स टू कंबाइन. वो जो हम डेटा कलेक्ट करेंगे वो किस तरह से डेटा कलेक्ट करेंगे, इन अ मैनर, इस तरह से कलेक्ट करेंगे टू कंबाइन रेलेवेंस ऑफ रिसर्च पर्पस एंड इकोनॉमी इन प्रोसीजर. वो डेटा इस तरह से कलेक्ट किया जाएगा कि एक तो जो हमारा रिसर्च पर्पस है उसके लिए वो रेलेवेंट रहे,
ऐसा नहीं है कि मैं कोई दूसरी दुनिया का डेटा ले आऊँ, मुझसे पूछा कुछ और गया है और मैं कोई और डेटा लेके आ जाऊँ। मैं ऐसा डेटा इकट्ठा करूँगा जिससे कि हमारे वो टू फोल्ड पर्पस को सर्व कर रहा है कि एक तो रेलेवेंस ऑफ रिसर्च बनी रहे उस डेटा से, कि जो रिसर्च है, जो रिसर्च क्वेश्चन है उसी को मैं आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड सेकेंडली इकोनॉमी इन प्रोसीजर, क्योंकि रिसर्च है, अब रिसर्च की कोई लिमिट तो होती नहीं है, जितना बड़ा सैंपल साइज लोगे आप उतना अच्छा डेटा आएगा, उतना ज़्यादा रिलायबल डेटा आएगा। आप सेंसस सर्वे कर लो, नथिंग लाइक इट, लेकिन सेंसस हो नहीं सकता। छोटा डेटा होता है तो रिसर्च जल्दी से हो सकती है, लेकिन छोटा डेटा बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है। तो अब हम यहाँ पे एक फिक्स में है, क्योंकि यहाँ कोई ब्लैक एंड वाइट, अगेन वो ब्लैक एंड वाइट वाला रूल नहीं चलता है कि ये साइज सही है, इतना सैंपल साइज सही है और इतना सैंपल साइज गलत है, ये रिसर्च टूल या डेटा कलेक्शन मेथड सही है और ये डेटा कलेक्शन मेथड गलत है, किसी से इंटरव्यू करना सही रहेगा या किसी को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देना सही रहेगा। इसमें कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेरी जिससे हम पूछ रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो क्योंकि ये इतना लूज होता है तो ये कई बार क्या होता है, बहुत महंगा हो जाता है। हमने किसी को बोल दिया कि जाओ डेटा कलेक्ट कर लेके लाओ, वो 20 दिन तक, 25 दिन तक, महीने भर तक डेटा ही कलेक्ट करता रह गया। ऐसी हमारी 10 जनों की टीम है, 10 जनों की टीम 25 दिन तक, 1 महीना तक डेटा कलेक्ट कर रही है, तो इट बिकम्स कॉस्टली। सेकेंडली, जो वो इतना सारा डेटा आ जाएगा तो उसकी कंपाइलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगने लग जाएगा। देन इतना सारा डेटा जब आता है तो बहुत ज़्यादा डेटा उसके अंदर रिडंडेंट होता है, उसको निकालोगे तो वो वेस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हम जो ये डिज़ाइन अभी तैयार करेंगे उसमें जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी वो क्या है, इट इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंडीशंस, कि किस एनवायरनमेंट में, किन कंडीशंस में डेटा कलेक्ट किया जाएगा और वो डेटा किस तरह का कलेक्ट होगा। उस डेटा को कलेक्ट करते टाइम क्या बात का ध्यान रखा जाएगा कि रेलेवेंस टू द क्वेरी, कि जो हमारा रिसर्च टॉपिक है उससे उसकी रेलेवेंस बनी रहे, एंड सेकेंडली इकोनॉमी इन द प्रोसीजर। कलेक्शन के अंदर ऐसा नहीं है कि वो बहुत कॉस्टली हो जाए, ऐसा नहीं है कि जो हमारे बजट है उससे बाहर निकल जाए, कि हमने डेटा कलेक्शन तो बहुत सारा कर लिया लेकिन अब हमारे पास बजट नहीं है कि हम उसका एनालिसिस किसी से करवा सकें। अब हमारे पास बजट नहीं है कि हम रेंट पे लेकर के एक ऑफिस हायर करके रख सकें, प्रिंट्स ले सकें, किसी से उसका स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करा सकें, उसके पैसे अब खत्म हो गए, ऐसा भी नहीं है। सो डिज़ाइन बेसिकली अब क्लियर हुआ आपको कि जो रिसर्च डिज़ाइन जो हम पढ़ने वाले आने वाले दिनों में यहाँ पे कुछ मेथड्स देखेंगे, उन सब का आइडिया क्या है, एक खाका तैयार कर देना, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर देना जिसके अंदर के डेटा कलेक्शन होगा। किसका खाका तैयार करना है, एक कॉलेज का नहीं, एक लाइब्रेरी का नहीं, एक ड्रेस का नहीं, लेकिन किसका एक डिज़ाइन, किसका एक खाका है, किसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है, डेटा कलेक्शन कैसे होगा। और वो जो खाका तैयार करेंगे, वो जो डिज़ाइन तैयार करेंगे, वो जो एक लेआउट तैयार करेंगे, वो जो एक प्रोग्राम तैयार करेंगे डेटा कलेक्शन का, वो किस तरह का होगा, सच दैट द डेटा हैज़ रेलेवेंस टू द प्रोजेक्ट। जो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है उसको रेलेवेंस बनी रहे कि भाई हाँ ये डेटा उसी रिसर्च प्रोजेक्ट के क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करे, एंड सेकेंडली इकोनॉमिक। तो ये है बेसिकली हमारा रिसर्च डिज़ाइन, कि एक ब्लूप्रिंट है डेटा कलेक्शन का, ऐसा डेटा कलेक्ट किया जाए जो रेलेवेंट भी हो और इकोनॉमिक भी हो। Design includes an outline of what the researcher will do from writing the hypothesis and its operational implications to the final analysis of data. अब इस रिसर्च डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, खाली अब मैं बार बार, अभी जब डिस्कशन हुआ तो बार बार आपको कहा गया डेटा कलेक्ट करना है, डेटा कलेक्ट करना है, डेटा कलेक्ट करना है, यस डेफिनेटली डेटा कलेक्ट करना है, लेकिन उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद में हाइपोथेसिस भी टेस्ट करना है हमारे को। जो हमने स्टेटमेंट दिया जिसके बारे में कल इतनी बात हुई कि इट इज़ अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट केपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड। मेरा एक प्रोपोजिशन है, मेरा एक स्टेटमेंट है, मेरा एक आइडिया है, मेरा एक ओपिनियन है जिसको कि आप टेस्ट कर सकते हैं। अब आप टेस्ट करेंगे तो कैसे टेस्ट करेंगे, मेरे को 10 दिन मॉनिटर करेंगे, मैंने जिस बारे में स्टेटमेंट दिया उस चीज़ को 20 दिन मॉनिटर करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि हाँ सर ने जो कहा था वो सही था, तो हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, सर की बात मान ली। हाइपोथेसिस एक्सेप्ट मतलब सर का जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, और अगर आपका डेटा आपको थोड़ा अलग लग रहा है तो सर ने जो कहा वो गलत है। This is hypothesis testing. So, design includes an outline of what the researcher will do from writing of the hypothesis, के hypothesis जहाँ पे वो बनाएगा, and its operational implication to final analysis of data। के hypothesis बनाने से वो जो एक statement दिया है वहाँ से स्टेटमेंट देने से डेटा कलेक्शन करना इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, और इस डेटा का फिर फाइनली एक बहुत अच्छा एनालिसिस होना जिससे कि हम उस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें। तो फॉर्मुलेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस टू डेटा कलेक्शन टू एनालिसिस ऑफ डेटा टू टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बनने से लेकर के लास्ट में जाकर के उसके टेस्ट तक कि हाँ भाई ये स्टेटमेंट सही था या नहीं, ये रिलायबल था या नहीं,
ये होगा हमारी रिसर्च डिज़ाइन में। तो अगर हम एक स्कोप की बात करें, पहले तो हमने जो बात की ये क्या थी कि व्हाट एग्जैक्टली इज रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन क्या है। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या है हमारे को समझ में आएगा, इट इज़ अ ब्लूप्रिंट। फिर हमारे को ये हुआ कि हाँ ठीक है ब्लूप्रिंट है, डिज़ाइन है, कितना कुछ इसके अंदर इंक्लूड करना है, इसका स्कोप क्या रहेगा, कितना फैलाव रहेगा। तो हमारे को ये समझ में आया कि क्या रहेगा, फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ हाइपोथेसिस, इनफैक्ट फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। लेकिन डेफिनेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम को हमने थोड़ा पहले कर दिया, और अब हम जो बिल्डिंग हाइपोथेसिस जो हमने कल बात की थी वहां से लेकर के अब जो आगे हम बातें करने वाले हैं, सैम्पलिंग कैसे होगी, कितना डेटा कलेक्ट होगा, किस टूल से डेटा कलेक्ट होगा। सो फ्रॉम हाइपोथेसिस बिल्डिंग, जो एक मेरा स्टेटमेंट जो मैंने आपको दे दिया है, जो आप एक स्टेटमेंट देंगे आपकी रिसर्च के टाइम, तो फ्रॉम दैट हाइपोथेसिस टू डेटा कैसे कलेक्ट करना है, और फिर उस डेटा को एनालाइज कैसे करना है, और उस एनालाइज्ड डेटा से हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करना है, ये कंप्लीट हमारी रिसर्च डिज़ाइन का स्कोप है। किसी भी चीज़ का स्कोप क्या होता है कि भाई ये क्या सब करेगी, ये सब करेगी। जब रिसर्च डिज़ाइन की बात कर रहे हैं तो ये सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो हमारे को दे सकती है और देगी। देन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ रिसर्च डिज़ाइन आर एज अंडर, इट इज़ अ प्लान दैट स्पेसिफाइज द सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू द रिसर्च प्रॉब्लम। इट इज़ अ प्लान दैट स्पेसिफाइज द सोर्सेज, कि कहाँ से डेटा आने वाला है, एंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू द रिसर्च प्रॉब्लम। ये ऊपर भी हमने बात की थी कि रेलेवेंस बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कह दिया कि जाओ डेटा लेकर के और आप कुछ भी डेटा लेकर के आ गए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इंडियन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी पोस्ट कोरोना, पोस्ट कोविड, जब हम नॉर्मल क्रिकेट खेलना शुरू करेंगे, जब ग्राउंड के अंदर व्यूअर्स आएंगे, मैच देखने वाले आएंगे, उस टाइम इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। अब आपको क्वेश्चन तो ये दिया गया है, आप जाकर के, क्योंकि मैंने कोविड या कोरोना बोल दिया था, आप जाकर के देखते हो कि इंडिया में इतने केसेस थे, यूएस में इतने केसेस थे, वर्ल्ड में इतने केसेस थे, हमारा राइज ऐसा था, यूएस के अंदर जुलाई के अंदर मैक्सिमम या पीक आ गया था, इंडिया के अंदर अक्टूबर में पीक आया था। आप पता नहीं कौन सा डेटा लेके आ गए, या फिर आप कौन सा डेटा लेके आ गए, आईपीएल का 25 प्लेयर्स का डेटा लेकर के आ गए कि सुरेश रैना ने इतने रन बनाए, धोनी ने इतने रन बनाए, कोहली ने इतने रन बनाए, वो खेला नहीं। हमारी क्वेरी क्या है कि हाउ विल इंडिया परफॉर्म इन पोस्ट कोविड टाइम्स। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि भाई कौन सी टीम सेलेक्ट हो सकती है, कौन से प्लेयर्स अच्छे लग रहे हैं, इंडिया के टूर्स कौन कौन से हैं जस्ट राइट आफ्टर कोरोना, क्योंकि क्राउड का भी हमने बात की है कि भाई क्राउड भी होगा ग्राउंड के अंदर, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएं। आप आईपीएल का ले आइए, आप कोरोना का ले आइए, दैट डेटा इज एग्जैक्टली नॉट रेलेवेंट टू माय रिसर्च क्वेश्चन। हाँ, कहीं पर रेलेवेंस हो सकती है, पर ऐसा नहीं है कि इस पूरी रिसर्च प्रॉब्लम का आंसर कोरोना के डेटा से आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया कैसा खेलेगा इसका आंसर आईपीएल से आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। सो इट इज अ प्लान दैट स्पेसिफाइज सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू द रिसर्च प्रॉब्लम। देन इट इज अ स्ट्रेटजी स्पेसिफाइंग विच अप्रोच विल बी यूज्ड फॉर गैदरिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, आपने हाइपोथेसिस तो बना दिया एक, अब जो आपको कहा गया था कि डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा कैसे कलेक्ट होगा, किन लोगों से कलेक्ट होगा, कितना कलेक्ट होगा, अगेन WH क्वेश्चंस, हाउ इट विल बी कलेक्टेड, हाउ मच इट विल बी कलेक्टेड, फ्रॉम whom इट विल बी कलेक्टेड, व्हेन इट विल बी कलेक्टेड, वेयर इट विल बी कलेक्टेड। तो ये सारे WH क्वेश्चंस किससे रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड। कौन कलेक्ट करेगा, कितना डेटा कलेक्ट करना है, किससे डेटा कलेक्ट करना है, राइट। इट ऑल्सो इंक्लूड्स टाइम एंड कॉस्ट बजट्स सिंस मोस्ट स्टडीज आर डन अंडर दीज टू कंस्ट्रेंट्स। ये अगेन जो हमने ऊपर बात की थी उसी के बारे में, इकोनॉमी इन प्रोसीजर। तो ये क्या पढ़ा हमने, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। क्या है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रिसर्च डिजाइन? टू एंश्योर दिस रेलेवेंस एंड टू एंश्योर दिस इकोनॉमी, कि किसी तरह से हमारा जो डेटा है वो काम का है। जब काम का डेटा आएगा, इसका मतलब फालतू डेटा हम ला नहीं रहे, इसका मतलब हमने फालतू पैसा, फालतू टाइम इन्वेस्ट किया नहीं, काम की चीज़ आ रही है हमारे पास, फाइन। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ रिसर्च डिजाइन आर as these. Then what are the steps in research design? अब अगर हम देखें कि भाई ठीक है ये डिज़ाइन है, इसको कैसे किया जाए। अब हम एक ऐसी ही बात करते हैं कि एक ड्रेस का क्या डिज़ाइन होना चाहिए। तो ड्रेस के डिज़ाइन से पहले आप क्या देखेंगे कि ओकेजन क्या रहेगी, फिर हम देखेंगे कि ये ओकेजन कब आ रही है, समर्स में आ रही है या विंटर्स में आ रही है। तो विल ट्राई टू आंसर सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस, किसके लिए बना रहे हैं, मेल के लिए या फीमेल के लिए, किस एज ग्रुप के लिए बना रहे हैं, ग्रोन अप के लिए, ओल्ड के लिए, या एकदम बच्चे के लिए, या टीनेजर के लिए, किसके लिए बना रहे हैं। तो देयर विल बी अ सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस जिनको अगर हम आंसर कर दें तो मेरे को क्लियरली इमेजिनेशन में आ जाएगा कि हाँ इस तरह की ड्रेस बनाई जा सकती है।
तो सेम इज ओवर हियर कि एक रिसर्च डिज़ाइन के भी अगर स्टेप्स मुझे समझ में आ जाए कि हाँ इस तरह से मेरे को इन चीज़ों को अप्रोच करना है तो मैं एक अच्छी डिज़ाइन बना सकता हूँ। तो यहाँ पे हम 4 लेवल्स पे इसको देखेंगे क्या क्या है हमारे स्टेप्स इन रिसर्च डिज़ाइन। फर्स्ट इज सैम्पलिंग डिज़ाइन। फर्स्ट वन वुड बी सैम्पलिंग डिज़ाइन। क्या है? विच डील्स विद द मेथड ऑफ सिलेक्टिंग आइटम्स टू बी ऑब्जर्व्ड फॉर द गिवन स्टडी। जब आप बाहर जाएंगे और डेटा कलेक्ट करेंगे, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि जाइए और चेक करके आइए कि जो मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि BBA और MBA कर रहे हैं, उनके प्लेसमेंट पैकेजेस कैसे हैं एज कंपेयर टू जो कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसको कि अपन BCom और MCom कह सकते हैं, कि मैनेजमेंट के कोर्सेज करने वालों का प्लेसमेंट्स कैसा है एज कंपेयर टू कॉमर्स के कोर्सेज करने वालों का प्लेसमेंट। अब मैंने तो ये रिसर्च क्वेश्चन दे दिया, आप बाहर निकले और बाहर निकलते ही पूछना शुरू कर दिया। आपको एक 12 साल 15 साल का बच्चा मिला, आपने उससे क्वेश्चन पूछ लिया। आपको एक टैक्सी चलाने वाला मिला, आपने उससे वो क्वेश्चन पूछ लिया। आप सड़क से निकल रहे थे, आपको एक गाँव वाला कोई मिला जो कि बस का इंतजार कर रहा था अपने गाँव जाने के लिए, आपने उससे क्वेश्चन पूछ लिया। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि आप जो सैंपल ले रहे हैं वो बिल्कुल गड़बड़ ले रहे हैं। जिस तरह की हमारी क्वेरी है, हमारे को एक आइडिया होना चाहिए कि जब हम इन लोगों के प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो हम प्लेसमेंट कंपनीज से बात कर रहे हैं या हम यूनिवर्सिटी से डेटा निकाल लें पिछले 5-10 साल का और उन बच्चों से अगर कॉन्टैक्ट हो सके तो देख लें कि भाई वो लोग कहाँ पर प्लेस्ड हैं। प्लेसमेंट कंपनीज से पूछ लें कि उनकी प्रेफरेंसेस इन दिनों कैसी है, वो कौन से बच्चों को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, किन जॉब्स के लिए कौन से बच्चे प्रेफर किए जाते हैं। तो आइडिया इज़ कि ऐसे ही बाहर निकल के किसी से नहीं पूछ लेंगे। आई शुड हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर कि किन लोगों से बात करनी है। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि कार्स के अंदर कौन सी कंपनी के टायर्स ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, और मैं बाहर निकल के किसी से भी पूछना शुरू कर देता हूँ। कोई साइकिल चला रहा है उससे पूछ रहा हूँ, कोई स्कूटी चला रहा है उससे पूछ रहा हूँ, कोई पैदल जा रहा है उससे पूछ रहा हूँ, कोई टैक्सी चला रहा है उससे पूछ रहा हूँ। दैट इज़ नॉट लॉजिकल। तो सैम्पलिंग डिज़ाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सैम्पलिंग डिज़ाइन विल इंश्योर विच डील्स विद मेथड ऑफ सिलेक्टिंग आइटम्स टू बी ऑब्जर्व्ड। किन लोगों से पूछा जाएगा फॉर द गिवन स्टडी, जो भी हमारा क्वेश्चन है, जो भी आप हाइपोथेसिस बनाएंगे, जो भी आपका रिसर्च क्वेश्चन होगा। हाइपोथेसिस जरूरी नहीं है, जो भी आपका रिसर्च क्वेश्चन है उसके लिए किन लोगों से पूछा जाएगा। मेथड ऑफ सिलेक्टिंग द आइटम्स टू बी ऑब्जर्व्ड, किन को ऑब्जर्व किया जाए, किन से ओपिनियन लिया जाए, किन से डेटा कलेक्शन किया जाए। आइटम्स टू बी ऑब्जर्व्ड इसलिए कह दिया कि मेथड्स होते हैं जिनमें खाली ऑब्जर्वेशन की जाती है, मेथड्स होते हैं जिनके अंदर क्वेश्चनर से डेटा लिया जाता है, मेथड्स होते हैं जिनमें इंटरव्यू से डेटा लिया जाता है। तो फर्स्ट थिंग इज सैम्पलिंग डिजाइन की किस तरह की डिजाइन रहेगी, हु विल बी माय टारगेट ऑडियंस, उनको कैसे पहुंचा जाएगा। सैम्पलिंग डिजाइन के मेथड्स कौन से हैं, किस तरह से सैम्पलिंग डिजाइन होती है, उसके बारे में फिर से हम डिटेल में बात करने वाले हैं। देन देयर इज ऑब्जर्वेशनल डिजाइन। ऑब्जर्वेशनल डिजाइन क्या है? विच रिलेट्स टू द कंडीशंस अंडर विच द ऑब्जर्वेशंस आर टू बी मेड। ये हो गई हमारी ऑब्जर्वेशनल डिजाइन कि किन कंडीशंस में ये ऑब्जर्वेशंस की जाएंगी, कि जो आपको डेटा कलेक्शन करना है वो किस तरह का होगा। क्या वो एक्सपेरिमेंटल डेटा कलेक्शन होगा? एक्सपेरिमेंटल डेटा कलेक्शन होता है तो सामने वाले को भी पता है कि हाँ भाई ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मेरे को इस तरह से परफॉर्म करना है। अगर हम एक टीम का सिलेक्शन कर रहे हैं तो उनको भी पता है कि ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मेरे को यहाँ पे 2 ओवर की बॉलिंग करनी है, 2 ओवर की बैटिंग करनी है, जिससे कि देखा जाएगा कि मेरी टाइमिंग कैसी है, मेरा एक्शन कैसा है, मेरा रनअप कैसा है। तो उसको भी पता है कि ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसको पता है कि ये कैमरा जो है ये मेरे को मॉनिटर कर रहा है, मेरी टाइमिंग को मॉनिटर कर रहा है, उसको पता है कि ये स्पीड गन जो लगी हुई है वो मेरी स्पीड को मॉनिटर कर रही है। तो व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशनल डिजाइन विच रिलेट्स टू कंडीशंस अंडर विच द ऑब्जर्वेशंस आर गोइंग टू बी मेड। बहुत बार ऐसा होता है कि वो ऑब्जर्वेशंस ऐसी की जाती हैं कि सामने वाले को पता ही नहीं होता है, क्योंकि अब ऐसे में क्या हो जाता है, जब हम किसी को कह देते हैं कि दिस इज अ हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन, कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है इसके बारे में हम यहाँ पे कंपटीशन कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो क्या होगा, अच्छी हैंड राइटिंग लिखेगा। वहीं पे अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ऑन एन एवरेज आजकल जो बच्चे आ रहे हैं 12th करके ग्रेजुएशन के अंदर, उनकी हैंड राइटिंग कैसी होती है, तो आप रैंडमली जाइए और क्लास के अंदर जाकर के उनकी हैंड राइटिंग चेक कर लीजिए, उसमें हमारे को ज़्यादा क्लियर पिक्चर समझ में आएगी। लेकिन जब आपने कह ही दिया कि आज हैंड राइटिंग टेस्ट है कि भाई किसकी हैंड राइटिंग अच्छी है, तो ऑब्वियसली सब जने हैंड राइटिंग अच्छी लिखेंगे। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशनल डिजाइन। अब यहीं पे हैंडराइटिंग वाले में ही देखिए, अभी हमने क्या डिजाइन बनाया कि हम किसी को बताएंगे नहीं, हम वैसे ही रैंडमली जाकर के चेक करेंगे कि हैंडराइटिंग कैसी है, टू गेट अ ट्रू पिक्चर। लेकिन अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं चेक करना चाहता हूं कि जो बच्चे हैं उनके अंदर हैंडराइटिंग स्किल्स कैसे हैं। मैं उनसे हैंडराइटिंग कैसी है ये नहीं पूछ रहा हूं,
हैंड राइटिंग कैसी है बोल के अगर मैंने उनको ऑब्जर्व किया तो वो अच्छी हैंड राइटिंग लिख देंगे। मैं तो ये देखना चाहता हूँ हैंड राइटिंग कैसी है, आई रैंडमली गो आउट एंड चेक। लेकिन अब मैं क्या देख रहा हूँ, हैंड राइटिंग स्किल्स कैसे हैं। तो अब यहाँ ऑब्जर्वेशनल डिजाइन क्या हो जाएगी, उनको बोला जाएगा कि दिस इज अ कॉम्पिटिशन, दिस इज अ टेस्ट, कि आजकल के बच्चों की हैंड राइटिंग कैसी है। क्योंकि मैं स्किल चेक कर रहा हूं कि क्या इनको अच्छी हैंड राइटिंग आती भी है या नहीं, क्या इनकी ट्रेनिंग सही हुई भी है या नहीं, तो मैं उनको ये बता करके चेक कर रहा हूं। तो सी सेम एक्सपेरिमेंट हो रहा था, बच्चे पेपर के ऊपर लिख रहे थे, लेकिन डिपेंडिंग ऑन रिसर्च क्वेरी मेरी ऑब्जर्वेशनल डिजाइन चेंज हो गई। आई होप अपने को ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ कि व्हाट डू वी मीन बाय ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, है ना। कि कई बार हम बता देते हैं तो वो अलग बिहेवियर आता है। तो जनरल हैंड राइटिंग में इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया कि मैं उसको बताऊं कि मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं। जनरल हैंड राइटिंग में तो रैंडमली लो, लेकिन जब मैं देखना चाहता हूं इसको लिखना भी आता है या नहीं, तो मैं उसको बता दूंगा कि ये आपकी हैंड राइटिंग का टेस्ट है, जिससे कि वो बेस्ट लिखे। अगर वो एक बार लिख सक रहा है, इसका मतलब उसके अंदर प्रैक्टिस की कमी है, इसका मतलब उसमें स्किल तो है, उसकी ग्रिप तो है, उसका एल्बो सही मूव होता है, उसका हैंड पोजिशनिंग सही है, उसका बैठने का पोस्चर सही है, लेकिन अभी वो प्रैक्टिस में नहीं है। फाइन, तो आई होप वी डू गेट कि ये ऑब्जर्वेशनल डिजाइन क्या है। देन वी हैव इज स्टैटिस्टिकल डिजाइन विच कंसर्न्स with the questions of how many items are to be observed and how information and data gathered are to be analyzed. How the information gathered are to be analyzed. तो हमारा statistical design जो हमारा थर्ड पार्ट है, statistical design हमारे को क्या बता रहा है, which concerns the questions of how many items are to be observed. कि जो हमारा सैंपल साइज रहेगा, मैं कितने जनों से जाकर के पूछूं। जब मैं हैंडराइटिंग का एक जजमेंट बना रहा हूं तो क्या मैं 10,000 लोगों का सैंपल लूं, क्या मैं 100 का सैंपल लूं, क्या मैं 5 जनों से पूछ लूं, व्हाट शुड बी द सैंपल साइज। एंड देन हाउ द इंफॉर्मेशन एंड डेटा गैदर्ड आर टू बी एनालाइज्ड। कौन से टूल्स यूज किए जाएंगे, मीन, मीडियन, मोड, SPSS, MS Excel, R, कौन से टूल्स से हम अपना डेटा एनालिसिस करने वाले हैं, कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स होंगे, कौन से स्टैटिस्टिकल पैकेजेस होंगे। तो ये हमारा स्टैटिस्टिकल डिजाइन हुआ कि एक तो कितने जनों से डेटा लेना है और जो डेटा आएगा उसका एनालिसिस कैसा करना है। तो ये स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड हो गए, नंबर्स रिलेटेड हो गए। पिछले जो थे वो बाय एंड लार्ज क्या थे, नंबर्स रिलेटेड नहीं थे। जो हमारा सैंपलिंग डिजाइन था वो क्या था, विद द मेथड ऑफ सिलेक्टिंग आइटम्स टू बी ऑब्जर्व्ड, कि किस तरह से सिलेक्ट करने हैं, कितने नहीं। फर्स्ट जो हमारा सैम्पलिंग डिजाइन था वो किस तरह से उन लोगों को सिलेक्ट करना है जिनसे हम रिस्पॉन्स लेने वाले हैं। सेकंड वाज ऑब्जर्वेशनल डिजाइन विच रिलेट्स टू कंडीशंस अंडर विच ऑब्जर्वेशंस विल बी मेड। तो फर्स्ट जो था हमारा सैम्पलिंग डिजाइन वो था किस तरह से डेटा आएगा। सेकंड जो ऑब्जर्वेशनल डिजाइन था वो था कि किन कंडीशंस में वो डेटा आएगा, किस तरह से आएगा, फर्स्ट टॉपिक। सेकंड इज किन कंडीशंस में आएगा। थर्ड इज कितना आएगा, कितना इज नंबर्स। तो सैंपलिंग डिजाइन जो है वो बता रही है कितना डेटा आएगा और जो डेटा आएगा उसका एनालिसिस कैसे होगा, कौन से हम स्टैटिस्टिकल मेजर्स यूज करेंगे, कौन से हम स्टैटिस्टिकल पैकेजेस यूज करेंगे। SPSS, R, MS Excel, ये क्या हो गए, पैकेजेस हो गए, टूल्स हो गए। स्टैटिस्टिक्स कौन कौन सी हो गई, मीन, मोड, मीडियन, प्रोबेबिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, व्हाटएवर यू फील लाइक कि आपके डेटा के लिए ये सही रहेगा। तो ये हो गई हमारी स्टैटिस्टिकल डिजाइन। एंड देन वी हैव ऑपरेशनल डिजाइन। ऑपरेशनल डिजाइन क्या है, which deals with the techniques by which the procedures specified in sampling, statistical and observational designs can be carried out. अब यहां तो हमने एक डिजाइन तैयार की, किस तरह की, अगर हम उस ड्रेस वाले एग्जाम्पल को वापस से लेते हैं तो यहां पे हमने क्या किया, ये ऑपरेशनल डिजाइन। अभी हमने क्या तय किया कि कौन सी ओकेजन के लिए चाहिए, साल का कौन सा टाइम रहेगा, समर्स रहेगा, विंटर्स रहेगा, एज ग्रुप क्या रहेगा, ये हमने डिसाइड किया कि अच्छा अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे गर्मियों के लिए मिडिल एज 25 to 35, 25 to 45 इन लोगों के लिए मेरे को एक ड्रेस तैयार करनी है। तो अब मेरे को अपनी क्लाइंटेल क्लियर होगी। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये कैसे किया जाए। तो ऑब्जर्वेशनल डिजाइन इज बेसिकली कि जो कुछ भी आपने डिसाइड किया है उसको अब ऑन द फील्ड, हकीकत में जब हम जाकर के उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। तो एज द नेम सजेस्ट दिस इज ऑपरेशनल डिजाइन, कि जो ऊपर आपने 3 बातें की है, स्पेसिफाइड इन सैम्पलिंग, स्टैटिस्टिकल एंड ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, हाउ कैन दे बी कैरिड आउट, उनको कैसे किया जाएगा।
दिस इज ऑब्जर्वेशनल डिजाइन। तो जो हमारी रिसर्च डिजाइन है उसको अगर हम देखें तो इन 3 टुकड़ों में हमने बांट दिया है, सैम्पलिंग डिजाइन, ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, स्टैटिस्टिकल डिजाइन एंड ऑपरेशनल डिजाइन। सैम्पलिंग क्या था? सिलेक्टिंग आइटम्स टू बी ऑब्जर्व्ड, किसको ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट वॉज किसको ऑब्जर्व करना है, सेकेंड वॉज कैसे ऑब्जर्व करना है, एंड थर्ड वॉज कितनों को ऑब्जर्व करना है। सैम्पलिंग, ऑब्जर्वेशनल एंड स्टैटिस्टिकल डिजाइंस, एंड देन वी हैव ऑपरेशनल डिजाइन कि इस चीज को एग्जीक्यूट कैसे करना है। देन फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन रिसर्च डिजाइन, कि जब आप एक रिसर्च डिजाइन तैयार करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स का थोड़ा सा अगर अपन ध्यान रखें तो बेटर रह सकता है। जैसे कि अगर हम एक कॉलेज डिज़ाइन कर रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखें, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें कि नॉइज़ ना आए। अब एक कॉलेज बनाते टाइम नॉइज़ इज़ नॉट एन इशू। कॉलेज बनाते टाइम क्या इशू होते हैं? क्लासरूम्स किस तरह के होंगे, कितने क्लासरूम्स होंगे, किस साइज़ के होंगे, लाइब्रेरी कहाँ होगी, पार्किंग कहाँ होगी, पानी पीने की फैसिलिटीज़ कहाँ होगी, ऑफिस कहाँ होगा। लेकिन नॉइज़ भी एक रोल है कि अगर क्लासरूम के आसपास नॉइज़ ज़्यादा हुआ, कॉरिडोर के अंदर नॉइज़ ज़्यादा हुआ तो क्लासेस हर्ट होंगी, जो क्लास लग रही है उनको डिस्टर्बेंस होगी। तो इस तरह से कि ये जो आपने ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन किया है, जब आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो किन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन रिसर्च डिज़ाइन क्या है? मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, देन वी हैव availability and skills of the researcher and his staff, then objective of the problem to be studied, nature of the problem to be studied, and the availability of time, money for the research. Now ये फैक्टर्स का थोड़ा सा एक ध्यान रखा जाए। क्या है? मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, कि किस तरह से वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी होने वाली है। अवेलेबिलिटी एंड स्किल्स ऑफ रिसर्चर एंड स्टाफ, मैं जिन लोगों को बाहर भेजूंगा वो डेटा कलेक्शन के लिए, उन लोगों के कितने तो लोग हैं मेरे पास, कितने लोगों को मैं फील्ड में भेज सकता हूं और उनके स्किल्स क्या हैं। अब अगर मेरे पास एकदम नई टीम है, मैंने जस्ट BBA या MBA करते हुए बच्चों को रख लिया है, तो वो बाहर जाकर के मैं सोचूं कि ये कंज्यूमर का जो अल्टीरियर इमोशंस हैं उनको भी कैप्चर करके ले आएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। वो लोग तो वहाँ जा सकते हैं और उनसे पूछ के आ सकते हैं कि उनको क्या लगता है, वो क्या प्रेफर करते हैं। मैं ये सोचूं कि ये जाकर के पढ़ लें कस्टमर का माइंड, कंज्यूमर का माइंड, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस नहीं है, ये तो अभी जस्ट रिसर्च में एंटर हो रहे हैं। तो अवेलेबिलिटी एंड स्किल्स ऑफ द रिसर्चर एंड स्टाफ, कितने लोग हैं मेरे पास। मैं ऐसा भी नहीं सोच लूँ कि मेरे पास 2 जने और मैं कह दूंगा 10,000 जनों का डेटा कलेक्ट करूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। एक जना 5,000 का डेटा कलेक्ट करेगा, साल भर लग जाएगा। सो द आइडिया इज कि जो हमारी टीम है उसका स्किल और उसके नंबर्स, कितनी अवेलेबिलिटी है, कितना स्किल है, ये भी हमारे को पता होना चाहिए। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम टू बी स्टडीड, जिस प्रॉब्लम को हम पढ़ रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहना चाहिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने लिया था कि जो इंडियन टीम है उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा पोस्ट कोविड, तो अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव एक तो ये हो सकता है कि इंडिया एज अ क्रिकेट टीम जो कोरोना से पहले बहुत अच्छा खेल रही थी, सब कुछ जीत रही थी, सब जगह जाकर जीत रही थी, सबको हरा रही थी, उनका एज अ क्रिकेटिंग टीम कैसा परफॉर्मेंस रहेगा। यह एक ऑब्जेक्टिव ऐसा हो सकता है कि स्पोर्ट्स पर्सन की तरफ से हम देख रहे हैं कि भाई स्पोर्ट्स पर्सन्स का क्या रहेगा, पोस्ट कोरोना जो रिकवरी होगी उसमें स्पोर्ट्स पर्सन्स कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, स्पोर्ट्स पर्सन जल्दी से रिकवर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, क्या वो 6 महीने पहले जो उनकी मेंटल स्टेट थी, या लेट्स से अभी तो 6 महीने और लग जाएंगे नॉर्मल होने के अंदर, तो जो उनकी 1.5 साल पहले मेंटल स्टेट थी क्या वो उस पर पहुंच जाएंगे या नहीं पहुंच जाएंगे, क्या वही प्लेयर जो 1.5 साल पहले खेल रहे थे वो आज भी एलिजिबल होंगे या उनमें से कई जने ओवर एज होकर के, ओवर वेट होकर के बाहर हो जाएंगे। दिस इज द आइडिया, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम टू बी स्टडीड, कि क्या मैं इंडियन क्रिकेट टीम का एज अ क्रिकेट टीम देख रहा हूं या मैं क्या एज अ स्पोर्ट्स पर्सन देख रहा हूं, या मैं पोस्ट कोरोना कोई भी काम कैसे होएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑफिसेस पहले कैसे थे अब कैसे हो जाएंगे, स्कूल्स पहले कैसे थे अब कैसे हो जाएंगे। वैसे ही मैंने तो क्रिकेटिंग टीम का एक केस स्टडी ले लिया कि पहले कैसे थी बाद में कैसी हो जाएगी। तो इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ योर स्टडी। क्वेरी वही रहने वाली है, डेटा उसी तरह का आने वाला है, लेकिन मैं क्या चीज को आंसर करने की कोशिश कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू हैव नेचर ऑफ द प्रॉब्लम टू बी स्टडीड, किस तरह की प्रॉब्लम है, क्या वो ऑनलाइन हो सकती है, क्या वो ऑफलाइन हो सकती है, क्या वो इंटेलेक्चुअल लोगों से, साइंटिस्ट लोगों से पूछना है, क्या वो मासेस से पूछना है। मासेस से पूछना है तो क्या बेस्ट रहेगा, एक ऑनलाइन क्वेश्चनर बना दिया जाए और व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर उसको वायरल कर दिया जाए, क्या आप भी अपने फ्रेंड्स को, अपने नोन्स को अपने ग्रुप्स के अंदर डालिए। तो मासेस से चाहिए तो इस तरह से इंफॉर्मेशन आ जाएगी। वहीं पे अगर मैं कोई न्यूक्लियर रिएक्शंस के ऊपर स्टडी कर रहा हूं तो मासेस से पूछने से कोई लॉजिक नहीं है, वो
इंडिया के जो टॉप 4, 5, 6, 10 जने हैं उनका एड्रेस निकाला जाए, उनसे टाइम लिया जाए, उनका फ़ोन नंबर निकाल के कॉन्टैक्ट किया जाए कि मैं आपसे बात करनी चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। तो नेचर ऑफ द प्रॉब्लम टू बी स्टडीड, किस तरह की प्रॉब्लम है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। अगर वो रूटीन है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है जिसमें किसी से भी पूछा जा सकता है, यू कैन गो आउट एंड आस्क एनीवन। लेकिन अगर वो न्यूक्लियर रिएक्शंस पे बेस्ड है तो फिर ना तो मैथमेटिशियन काम आएगा, ना कोई एक अच्छा डॉक्टर काम आएगा, ना एक कोई बहुत अच्छा पढ़ा लिखा कॉमर्स का ग्रेजुएट काम आएगा, ना कोई एक सड़क पे चलता हुआ इलिटरेट काम आएगा। उसमें तो आपको एक पर्टिकुलरली उस फील्ड, फिजिक्स की उस फील्ड के अंदर, केमिस्ट्री की उस फील्ड के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों से आपको बात करनी पड़ेगी। तो नेचर ऑफ प्रॉब्लम टू बी स्टडीड शुड बी कंसिडर्ड वाइल डिजाइनिंग योर रिसर्च। था ना, किससे पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, ऑब्जर्वेशंस कैसे होंगी, कितनों से पूछेंगे, तो कैसा नेचर है वो भी देख लीजिए। आपको यही पूछना है कि मार्केट शेयर क्या है पेप्सी कोक का, तो आई वांट के ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे को जवाब दें जिससे कि मेरे को ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिले। जबकि अगर मेरे को साइंटिफिक क्वेरी है तो मैं चाहूँगा कि एकदम एग्जैक्ट जो लोग हैं वही मेरे को जवाब दें। देन अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड मनी, ऑफ कोर्स कितना टाइम है, कितना पैसा है। मैं अगर मार्केट शेयर की बात कर रहा हूँ और मेरे पास पैसा नहीं है तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा, हफ्ते भर में मेरे को रिपोर्ट सबमिट करनी है तो मैं ऑनलाइन क्वेश्चन एक्सप्लोर कर दूंगा, जितने लोग देंगे जवाब उसके अंदर कोशिश करूँगा कि एनालिसिस कर सकूँ, क्योंकि टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, राइट। सो दीज आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन डिजाइनिंग योर रिसर्च। जो आप डिज़ाइन तैयार करने वाले हैं उसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स रखते हैं। देन वी हैव कंसेप्ट्स रिलेटिंग टू रिसर्च डिज़ाइन। अब जब आप रिसर्च डिज़ाइन बना लेंगे और एक्चुअली प्रोजेक्ट को करने जाएंगे तो कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी, कुछ ऐसे फैक्टर्स आएंगे, कुछ ऐसे कंसेप्ट्स आएंगे जिनके बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए। लाइक डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, लाइक एक्सट्रेनियस वेरिएबल। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जैसे कि हमने लिया पेट्रोल एंड ऑटो सेल्स, इसको हम बहुत दिन से एग्जांपल ले रहे हैं कि पेट्रोल सेल्स आर डिपेंडेंट वेरिएबल व्हाइल ऑटो सेल्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फाइन। वहीं पे हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, कोरोना लॉकडाउन एंड ऑटो सेल्स। उस केस में ऑटो सेल्स क्या बन जाती है? डिपेंडेंट बन जाती है, और कोरोना लॉकडाउन बन जाते हैं इंडिपेंडेंट। वहीं पे हम कोरोना स्प्रेड एंड कोरोना लॉकडाउन को ले लेते हैं तो कोरोना लॉकडाउन बन जाता है डिपेंडेंट, कोरोना स्प्रेड बन जाता है इंडिपेंडेंट। तो इट डिपेंड्स ऑन योर क्वेरी कौन डिपेंडेंट रहेगा, कौन इंडिपेंडेंट रहेगा। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट तो बाय एंड लार्ज हमारे को पता है, हमने कोरिलेशन पढ़ा था जब भी हमने देखा था, रिग्रेशन पढ़ा था जब भी हमने देखा था कि y on x, x on y, y is dependent on x, x is dependent on y. Advertising are dependent on sales और sales are dependent on advertising. Sales of jackets, sales of air conditioners are dependent on temperature outside, weather outside. तो ये हमने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट देखे थे। अब यहां हम जो एक नया वेरिएबल देख रहे हैं दैट इज एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट आर नॉट रिलेटेड टू पर्पस ऑफ स्टडी। Independent variables that are not related to purpose of study but may affect the dependent variable are termed as extraneous variables. Extraneous variables कौन से हैं? Independent variables हैं, मेरी स्टडी में मैं इनको कंसिडर नहीं कर रहा हूं, मेरे लिए डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट नहीं है, बट ये अपने आप में चलते हुए कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जिनका इफेक्ट मेरी स्टडी के ऊपर आता ही आता है, मेरे रिजल्ट्स के ऊपर इनका इफेक्ट आता ही आता है, वो होते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। फाइन। जैसे कि अभी हम ये जो केस ले रहे हैं पेट्रोल का और ऑटो सेल्स का, तो पेट्रोल तो क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ऑटो सेल्स क्या हो गई? इंडिपेंडेंट। के ऑटो तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि मैं जाके कार ले लूंगा, मेरे पास पैसा होना चाहिए कार लेने का, मेरे पास पैसा होना चाहिए, ज़रूरत होनी चाहिए एक टू व्हीलर लेने की, तभी मैं लूँगा। लेकिन अगर मैंने कार और टू व्हीलर ले ली तो पेट्रोल तो मेरे को लेना ही लेना पड़ेगा। फिर उसमें ऐसा नहीं है कि मेरी इच्छा नहीं है, मेरी ज़रूरत नहीं है। जब गाड़ी ली है तो फिर उसके अंदर पेट्रोल लगेगा। इसका मतलब यहाँ क्या हो गया? पेट्रोल बन गया डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑटो बन गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर अगर मैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को देखने की कोशिश करूँ, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स क्या हो गए? अभी जो पिछले 6 महीने में लोगों की नौकरियाँ चली गई है, लोगों की सैलरीज कम हो गई हैं, लोगों को 2-2, 3-3 महीने में एक बार सैलरी मिल रही है, अगर रेगुलरली मिल रही है तो कट होके मिल रही है, 10 दिन, 15 दिन, एक वीक की मिल रही है एक महीने के अंदर। तो मेरी स्टडी के डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कौन है? पेट्रोल एंड ऑटो है। लेकिन मार्केट के अंदर जो लॉकडाउन चल रहे हैं, मार्केट के अंदर जो पैसा नहीं है लोगों के पास, उसका इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा पेट्रोल के ऊपर? ऑब्वियसली आएगा। अगर मेरे पास पैसा नहीं है, इन
1 साल 2 साल पहले मेरे पास अच्छी सैलरी आ रही थी, अच्छी इनकम थी, अच्छा पैसा आ रहा था, बिजनेस अच्छा चल रहा था, मैंने एक कार ले ली। अब वो कार खड़ी हुई है, लेकिन अब जब मेरे पास मेरा बिजनेस नीचे जा रहा है, मेरे को सैलरीज रेगुलरली नहीं मिल रही है, तो अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उस कार के अंदर पेट्रोल डलवा सकूं, है ना। तो इसका मतलब एक कार सेल तो हुई थी, लेकिन अब वो पेट्रोल में कन्वर्ट नहीं हो रही है, क्योंकि एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल ने हमारे को अफेक्ट कर दिया है। एक वेरिएबल जो मेरी रिसर्च में नहीं है, एक वेरिएबल जो मेरे लिए डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं है। मैं तो किसकी बात कर रहा हूं, अफेक्ट ऑफ ऑटो सेल्स ऑन पेट्रोल। तो मेरे 2 वेरिएबल्स तो ये हैं, लेकिन जो कोरोना लॉकडाउन है, वो जो वेरिएबल्स माहौल के अंदर एनवायरनमेंट में चल रहे हैं, उनका अफेक्ट तो आ रहा है ना पेट्रोल पे। दूसरा केस लेते हैं, मैं एक कोचिंग देता हूं, एक ट्रेनिंग देता हूं बच्चों को मैथ्स की, फाइन। मैं 6 महीना 1 साल बच्चों को पढ़ाता हूं, सिखाता हूं, मैथ्स की टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूं, और फिर 1 साल बाद में उनका टेस्ट लेता हूं टू चेक कि जो मेरी ट्रेनिंग थी उससे बच्चों की पढ़ाई के अंदर, बच्चों के रिजल्ट्स के अंदर फर्क आया या नहीं आया। कैसे तय करेंगे कि भाई मेरे ट्रेन किए हुए 100 बच्चों में से एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, फाइन। तो अब यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, मेरी पढ़ाई जो मैंने उनको पढ़ाया, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, बच्चों का सिलेक्शन, कि भाई मैंने पढ़ाया तो बच्चों का सिलेक्शन हो गया, मैं नहीं पढ़ाता तो बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, मेरे पढ़ाई की बात ना करें, अपन ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। ट्रेनिंग क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग लोगों के होने वाले सिलेक्शंस। तो लोगों के जो सिलेक्शंस हो रहे हैं वो किस पर डिपेंडेंट हो गए, ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। एक्सेप्टेड। इस तरह की रिसर्च तो हम कर ही सकते हैं कि हाँ भाई इस ट्रेनिंग से कितने जनों का सिलेक्शन हुआ, कोटा से IIT एम्स के अंदर इतने बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो अब मैं रिसर्च करनी चाहता हूं कि क्या वाकई में वहां की ट्रेनिंग से इन बच्चों में फर्क आता है या ये बच्चे ही अच्छे हैं। फॉर नाउ मेरी रिसर्च क्या है कि एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल, एक पर्टिकुलर कोर्स जो मैंने डिजाइन किया है, उसका अफेक्ट ऑन सिलेक्शन इन पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये मेरा क्वेश्चन बन गया कि मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है, ये मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, और इस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बच्चों का सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। तो यहाँ इंडिपेंडेंट हो गया, मेरी ट्रेनिंग, मेरी कोचिंग, मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूँ। मैं बच्चे को रीजनिंग पढ़ा सकता हूँ, मैं बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ा सकता हूँ, मैं बच्चे को एनालिटिकल स्किल्स पे काम कर सकता हूँ, मैं बच्चे की स्पीड पे काम कर सकता हूँ, मैं बच्चे की टिप्स एंड ट्रिक्स पे काम कर सकता हूँ। तो इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मेरे को तो बस बच्चे को किसी भी तरह से ट्रेन करना है, तो दैट इज समथिंग इंडिपेंडेंट, कोई भी शेप ले सकता है। कोई कॉलेज होगा, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा जो बच्चे की टाइमिंग पे काम कर रहा है, कोई इंस्टीट्यूट है जो बच्चे के बेसिक्स पे काम कर रहा है, कोई इंस्टीट्यूट है जो बच्चे के एनालिटिकल स्किल्स पे काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई, कोई भी जना कुछ भी कर सकता है, लेकिन इन सब का रिजल्ट कहां रिफ्लेक्ट होगा, बच्चे के सिलेक्शन में। तो आर वी क्लियर विद डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन दिस क्वेरी। इस क्वेश्चन में क्या क्या है, फाइन। अब यहां एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स क्या होंगे, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होंगे बच्चे का खुद का इंटेलेक्ट। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो अपने यहां पे एडमिशन लेने से पहले, ये कोटा की जब अपन बात करते हैं तो आज की डे एंड एज में तो ये किसी को भी एडमिशन दे देते हैं। आज की डे एंड एज में कोटा के अंदर इंडस्ट्री बन गई है, लाखों, एक्चुअल में लाखों बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं। लेकिन जब पुराना चले जाएं, आज से 20-25 साल पहले जब ये इंडस्ट्री शुरू हो रही थी, तो जो मेजर जायंट्स थे, मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे जहां से मैक्सिमम सिलेक्शंस होते थे कोटा से IIT के अंदर, तो वो इंस्टीट्यूट्स ऐसा नहीं है कि आप वहां गए कि मुझे कोचिंग लेनी है और वो आपको पढ़ाना शुरू कर दें। वो आपका एक थॉरो टेस्ट लेते थे, और उस टेस्ट में अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तभी वो आपको पिक करते थे कि हाँ आप मेरी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहां पे उस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, लेट अस कॉल इट XY कोचिंग इंस्टीट्यूट, अब XY कोचिंग इंस्टीट्यूट ने उन बच्चों को तैयार किया और उनका सिलेक्शन हो गया। तो हम क्या कहेंगे, XY की कोचिंग बहुत अच्छी है, इन बच्चों का सिलेक्शन हो गया। लेकिन इसमें एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल आपने इग्नोर कर दिया। वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या था, उन बच्चों का इंटेलेक्ट। वो बच्चे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छे थे क्योंकि वो इतना टफ टेस्ट क्लियर करके आपके इंस्टीट्यूट में एंटर हो पाए थे। हाँ, अब मैं उन बच्चों के इंटेलेक्ट की तो बात ही नहीं कर रहा कि बच्चा कितना समझदार है, इसका मेरे को कोई मतलब नहीं। इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का करिकुलम अच्छा है या नहीं, इस कोचिंग के ज़्यादा सिलेक्शंस होते हैं, इसका मतलब इनका करिकुलम अच्छा है, यही तो इंटरप्रिटेशन होता है हमारा। आज हम किसी भी कोचिंग को जब इवेल्युएट करते हैं तो कैसे इवेल्युएट करते हैं कि इनके कितने सिलेक्शंस हैं। आपको क्या पता कि वहाँ पे आने वाले सारे बच्चे ही अच्छे रहे हों। हम अचानक से कह देते हैं कि IITs एंड IIMs के प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं, राजस्थान में छोटी जगहों के बीकानेर जैसे कॉलेजेस के प्लेसमेंट्स अच्छे नहीं हैं।
क्या आपने कभी ये कंपैरिजन किया है कि आईआईटी और आईआईएम के अंदर बच्चे कौन बैठे हुए हैं? इंडिया के जो बेस्ट 2000 बच्चे होते हैं वो बेस्ट आईआईटीज एंड आईआईएम्स में बैठे हुए होते हैं, नॉट इवन टॉप 10,000। अगर आप टॉप 10,000 की बात करते हैं तो उन टॉप 10,000 के प्लेसमेंट्स भी नहीं होते हैं। तो व्हेन वी कंपेयर आईआईटीज एंड आईआईएम्स टू स्मॉलर प्लेसेस लाइक बीकानेर, हम ये भूल जाते हैं कि वहां पे बच्चे कौन गए हुए थे। तो उस एक्सट्रेनियस वेरिएबल को तो आप भूल गए। आपने तो क्या कहना शुरू कर दिया कि बीकानेर से बीबीए करने से, बीकानेर से एमबीए करने से प्लेसमेंट नहीं होता है। बिल्कुल लॉजिकल बात है। आपने ये कहा कि आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए करता हूं या पीजीडीबीएम करता हूं तो मेरा प्लेसमेंट होता है और बीकानेर से नहीं होता है। ठीक है, यहां तक तो आपकी बात लॉजिकल लग रही थी, लेकिन व्हाट अबाउट दोज एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स? कैन वी इग्नोर दोज एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स? क्या मैं इस चीज को इग्नोर कर सकता हूं कि यहां आने वाले बच्चे का इंटेलेक्ट क्या है? वो आईआईटी आईआईएम डिजर्व नहीं करता था इसलिए वो यहां बैठा हुआ है। हम उस चीज को हटा देते हैं। हम कह देते हैं कि छोटी जगहें जो हैं, बीकानेर है, गंगानगर है, यहाँ की जगहों के प्लेसमेंट्स नहीं होते। राजस्थान पिछड़ा हुआ स्टेट है, इसके प्लेसमेंट्स नहीं होते। महाराष्ट्र के प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं, दिल्ली के प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं। हैव यू एवर चेक्ड इट कि वो जो एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल है जिसको हमने इग्नोर कर दिया था, हमने तो क्या कहा? XY कोचिंग प्लेसमेंट, XY कोचिंग सिलेक्शन, आईआईएम अहमदाबाद सिलेक्शन। व्हाट अबाउट दोज एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स जहां पे वो बच्चा खुद ही इतना टैलेंटेड था कि उसका सिलेक्शन होना ही होना था, कि उसका प्लेसमेंट होना ही होना था। दीज आर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कि जो डायरेक्टली हमारी क्वेरी को रिलेट नहीं करते हैं लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोज आर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी है। इकोनॉमिक्स के अंदर हम देखते हैं कि हम इकोनॉमिक्स को जब भी पढ़ते हैं हमेशा सिर्फ दो वेरिएबल्स को पढ़ते हैं और उसमें पहली एक अजम्पशन मार देते हैं, अज्यूमिंग एवरीथिंग एल्स इज सेम। दो टाइम्स को भी कंज्यूम स्टडी कर रहे हैं, अज्यूमिंग एवरीथिंग एल्स इज सेम। तो वहां भी हम क्या करते हैं? दो वेरिएबल्स को पढ़ते हैं। तो यहां भी आप रिसर्च में क्या करते हैं? n नंबर ऑफ वेरिएबल्स को पढ़ते हैं कि ठीक है, दीज आर माई डिपेंडेंट वेरिएबल्स, दीज आर माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक्सट्रेनियस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बट एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स अफेक्ट तो करते हैं, है ना? तो वो हो गए हमारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। तो वी हैव डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो किसी और चीज को देख के रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे सेल्स ऑफ जैकेट, सेल्स ऑफ एसीज, डिपेंडेंट वेरिएबल है, बाहर के वेदर को देख के रिस्पॉन्ड करता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बाहर का वेदर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं अगरबत्ती कर रहा हूं, मैं पूजा कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा हूं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। वो वेदर तो अपने हिसाब से चलता है। तो इट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वेदर कंडीशंस आर इंडिपेंडेंट, सेल्स ऑफ एसी, सेल्स ऑफ जैकेट्स आर डिपेंडेंट वेरिएबल। देन देयर आर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के अलावा एक्सट्रेनियस, जो मेरी रिसर्च का इश्यू नहीं है लेकिन अफेक्ट जरूर करते हैं मेरी रिसर्च को। फाइन। तो वी हैव डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। देन देयर इज कंट्रोल। कंट्रोल क्या है? व्हेन वी डिजाइन द स्टडी मिनिमाइजिंग द इफेक्ट्स ऑफ एक्सट्रेनियस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। आप अपनी डिजाइन को इस तरह से तैयार कीजिए कि उसके अंदर कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा सके। व्हाट इज कंट्रोल? कि जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं उनका इफेक्ट मिनिमाइज हो जाए मेरी रिसर्च पे। हमने क्या कहा कि टीचिंग पेडागोगी या XY के अंदर जो पढ़ाने का तरीका है वो एनालिटिकल पे काम कर रहे हैं, बेसिक्स पे काम कर रहे हैं, स्पीड पे काम कर रहे हैं, जो भी उनका तरीका है। XY और प्लेसमेंट्स हमने इनको कंपेयर किया, जिसमें एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या था कि XY ने जब सिलेक्शन किया बच्चों का तो उसने बेस्ट बच्चे सेलेक्ट किए। IIMs ने जब बच्चे सेलेक्ट किए, इंडिया के टॉप 2000 बच्चे IIMs के अंदर बैठे हुए थे। तो अब इस चीज को कैसे मिनिमाइज किया जाए? यहां तो हमारे पास क्लियर बायस आएगा कि XY के सिलेक्शंस अच्छे हैं और YZ के कम है। यही तो आएगा क्योंकि YZ से कम सिलेक्शंस हुए। आपने एक चीज इग्नोर कर दी कि XY ने बच्चे ही बेस्ट लिए थे। IIMs के प्लेसमेंट्स बेटर हैं, राजस्थान के प्लेसमेंट्स इतने अच्छे नहीं हैं। आपने इग्नोर कर दिया कि जो स्टफ है, जो इंटेलेक्ट लेवल है, जो हमारा कैलिबर है, जिस तरह का एक्सपोजर हमारा है, जिस तरह का इंडस्ट्री एक्सपोजर हमारा है, उसको तो आपने कंपेयर ही नहीं किया। तो यू हैव क्लियरली डिफरेंशिएटेड देम। तो कंट्रोल क्या होता है कि ऐसे फैक्टर्स को मिनिमाइज किया जा सके। कैसे कर सकते हैं कि जब आप XY का प्लेसमेंट रेट देख रहे थे तब आप YZ का भी देखिए, दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है AB उसका भी देखिए, दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है CD उसका भी देखिए। तो अब जो मैं रिसर्च करूंगा वो क्या करूंगा? 5, 7, 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की अलग अलग पेडागोगीज पे करूंगा और उनके होने वाले सिलेक्शंस पे करूंगा। आज जब मैं प्लेसमेंट की बात करूंगा तो मैं IIMs भी देखूंगा, IITs भी देखूंगा, बेस्ट IIMs भी देखूंगा, सबसे नीचे वाले IITs भी देखूंगा, राजस्थान जैसे कम इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के स्टेट्स भी देखूंगा और महाराष्ट्र जैसे हैवी इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के स्टेट्स भी देखूंगा।
उसके बीच में यूपी, बिहार, दिल्ली, कर्नाटका, आंध्रा सब आ जाएंगे। तो अब क्या हो रहा है कि मैं हर तरह का एनवायरनमेंट देख रहा हूं। मैं इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस भी देख रहा हूं, मैं नॉन इंग्लिश स्पीकिंग भी देख रहा हूं, मैं हिंदी बेल्ट भी देख रहा हूं, मैं बहुत अच्छे कॉलेजेस भी देख रहा हूं, मैं बहुत इंफीरियर कॉलेजेस भी देख रहा हूं। और तब मेरे पास जो एक पिक्चर आएगी वो एक्सट्रेनियस फैक्टर्स का तो हट जाएगा, क्योंकि अब मेरे डेटा के अंदर क्या है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि अच्छे ही बच्चों के ऊपर टीचिंग पेडागोगी का रिजल्ट आ रहा है। एनालिटिकल XY में भी पढ़ाया जा रहा है, एनालिटिकल AB में भी पढ़ाया जा रहा है। XY में सिर्फ अच्छे बच्चों पे मेहनत हो रही है, AB में किसी पे भी मेहनत हो रही है, लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो अब ये क्या हो गया, मैंने अपना सैंपल साइज इतना बड़ा कर दिया, अपना सैंपल जो डिज़ाइन था वो इतना बिखेर दिया कि मेरे पास जो सैंपल आ रहा है वो कैसा आ रहा है, हेट्रोजीनियस आ रहा है। एंड टू एन एक्सटेंट आई एम एबल टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। हाँ, दूसरा तरीका और हो सकता था एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को इग्नोर करने का। आप क्यों XY को YZ से कंपेयर कर रहे हैं? आप एक और ऐसा ही इंस्टीट्यूट उठाइए जो कि बेस्ट स्टूडेंट्स लाता है, लेट दैट बी EF इंस्टीट्यूट। तो अब हमारे पास एक XY इंस्टीट्यूट है, एक EF इंस्टीट्यूट है। XY भी बेस्ट स्टूडेंट्स लाता है, EF भी बेस्ट स्टूडेंट्स लाता है। अब देखते हैं कि किसके सिलेक्शन ज्यादा हो रहे हैं। क्यों आप IIM को राजस्थान से कंपेयर कर रहे हैं? गुजरात, महाराष्ट्र के अंदर हम जानते हैं कि इंडस्ट्रियल एक्सपोजर बच्चे का ज़्यादा अच्छा होता है। तो क्यों ना मैं गुजरात और महाराष्ट्र के कॉलेजेस को ही कंपेयर करना शुरू कर दूं। उस केस में क्या हुआ, बच्चे तो सेम लेवल के आ गए, सेम इंडस्ट्रीज देख रहे हैं, सेम बिजनेस फैमिलीज वो देख रहे हैं, और वहाँ से हमारे पास बच्चे आ गए। दूसरी रिसर्च आपको करनी है तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की अलग एक रिसर्च कर लीजिए, जिससे कि हमारे को सेम हिंदी टाइप की बेल्ट के बच्चे मिल गए। नॉट एग्जैक्टली हिंदी, हमने यूपी बिहार छोड़ दिया। ये सब वो लोग हैं जिनकी लिटरली सेकंड मदर टंग जो है वो हिंदी बन जाती है। तो ये बच्चे किसी तरह से एक जैसे हो गए। तो अब ये क्या हुआ, जो एक्सट्रेनियस फैक्टर्स थे कि भाई ये साउथ के हैं, साउथ वालों का जनरली हम मानते हैं कि वो इंग्लिश पे कमांड ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो हिंदी को एज अ लैंग्वेज अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए फिर उनको क्या करना पड़ता है, बाहर के कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश अडेप्ट करनी पड़ती है। तो हम ये मान सकते हैं कि साउथ वालों को इंग्लिश आती है, तो हो सकता है उनके प्लेसमेंट्स बाहर ज़्यादा बेटर होते हो। अब हमने क्या किया, एक जैसे लोग ले लिए, गुजरात महाराष्ट्र ले लिया, चाहे राजस्थान पंजाब हरियाणा ले लिया। तो इसमें क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छे बच्चे आ गए, बिल्कुल ही अच्छे बच्चे आ गए, और कुछ बिल्कुल ही कचरा बच्चे आ गए। अब मेरे पास सारे एक जैसे बच्चे हैं। तो वो जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल का इफेक्ट आ रहा था मेरे ऊपर, वो अब खत्म हो गया। तो दैट इज कंट्रोल। कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज इन एन नंबर ऑफ वेज। बस आपको ये आइडिया होना चाहिए कि मेरे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कौन है, और अब इनको कैसे हटाया जा सकता है, कैसे इनको नलिफाई किया जा सकता है। दैट इज कंट्रोल। Then we have confounded relationship. Confounded relationship क्या है? When the dependent variable is not free from the influence of extraneous variable, the relationship is said to be confounded. When the dependent variable कौन था हमारे कोचिंग वाले एग्जाम्पल में? Selections. Selections किस पे डिपेंड करते हैं? कैसी उसको तैयारी कराई गई, कैसी उसने पढ़ाई की, कैसी उसने कोचिंग की। तो डिपेंडेंट वेरिएबल वॉज selections. लेकिन क्या ये selections बच्चे के खुद के इंटेलेक्ट से अलग हो सकते हैं? क्या मैं एक 35, 36, 40% वाले बच्चे को उठा करके यहां पे कोचिंग करा के सिलेक्शन में करा सकता हूं? नहीं करा सकूंगा। मेरे को सिलेक्शन के लिए बच्चा भी अच्छा ही चाहिए। इसका मतलब जो ये इंटेलेक्ट लेवल है, जो हमने एक वेरिएबल लिया था, एक्सट्रेनियस वेरिएबल लिया था कि बच्चे का खुद का इंटेलेक्ट कैसा है, तो वो है तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल। मैं तो यहाँ क्या देख रहा हूँ, कोचिंग के जो पढ़ाने का तरीका है, कोचिंग का जो सब्जेक्ट कंटेंट है, और सिलेक्शन, इन दो को कंपेयर कर रहा हूँ। लेकिन उसमें बच्चे की क्वालिटी को कैसे इग्नोर करेंगे, क्योंकि बच्चे की क्वालिटी भी डिपेंड करती है कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं। अब चुपके से क्या हुआ है, जो XY है इसमें बच्चों की क्वालिटी ही अच्छी थी। तो क्या पता XY का पढ़ाने का तरीका अच्छा था, या इन सबको तो वैसे ही सिलेक्ट हो जाना था, ये XY में नहीं होते तो भी, क्या पता ये EF में होते तो भी सिलेक्ट हो जाते। इसका मतलब कई जगहों पर ऐसा होता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज सिलेक्शन, या जैसी भी आपकी रिसर्च क्वेरी है, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इट इज नॉट फ्री फ्रॉम एक्सट्रेनियस वेरिएबल। हम उसमें से एक्सट्रेनियस वेरिएबल का इफेक्ट हटा नहीं सकते, हम इग्नोर नहीं कर सकते कि नहीं एक्सट्रेनियस वेरिएबल को मैंने नलिफाई कर दिया, हटा दिया है। सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज कंफाउंडेड रिलेशनशिप, जहां पे योर डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट फ्री ऑफ इफेक्ट ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल का इतना मेजर इफेक्ट है उसके ऊपर। प्लेसमेंट्स, हम कह देते हैं कि यहाँ पे 25 लाख का मिनिमम प्लेसमेंट है और 50 लाख का मिनिमम प्लेसमेंट है। वहाँ पे उस बच्चे का टैलेंट भी ऐसा है, उसको पूरी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आती है,
दुनिया में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ है जो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री का उसको नहीं आता हो, तो फिर कैसे हम उससे किसी को कंपेयर कर सकते हैं? तो यहां पे एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या था? बच्चे का स्किल। तो अब इस बच्चे के स्किल को तो हम हटा नहीं सकते प्लेसमेंट से। ऐसा नहीं कर सकता मैं कि एक 40% वाले का भी उतना बड़ा प्लेसमेंट हो जाए। 40% वाला उतना पैसा कमा लेगा वो अलग बात है, लेकिन प्लेसमेंट की जब बात आएगी तो बच्चे का स्किल, बच्चे की नॉलेज, वो काम आएंगे ही आएंगे। राइट? तो कंफाउंडेड रिलेशनशिप क्या है? व्हेन योर डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज नंबर ऑफ सिलेक्शंस आर नॉट फ्री फ्रॉम अफेक्ट ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल, दैट इज कंफाउंडेड रिलेशनशिप। देन देयर इज रिसर्च हाइपोथेसिस, जो हमने बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्चेस। हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्चेस किस तरह की हो सकती है? एक्सपेरिमेंटल हो सकती है, नॉन एक्सपेरिमेंटल हो सकती है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किसी चीज को अपने हाथ से कोई चीज करनी करानी। गाड़ी को टेस्ट करते हैं, फास्ट स्पीड की गाड़ी बना रहे हैं, उसकी गाड़ी की स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहे हैं, तो क्या उस गाड़ी की स्ट्रेंथ को हम सड़क पे जाके टेस्ट कर सकते हैं? रियल लाइफ एक्सीडेंट करके टेस्ट कर सकते हैं? उसमें तो सामने वाले को इंजरी हो सकती है, खुद को इंजरी हो सकती है। तो कैसे ये गाड़ी की स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाता है? एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में, कि उसको लाया जाएगा और एक ब्लॉक के अंदर मार दिया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि इसके अंदर कितना नुकसान हुआ है। उसके अंदर एक पुतला बिठाया जाएगा, उसको कितना नुकसान हुआ है, उस पुतले के अंदर कहाँ कहाँ पे ज़्यादा चोटें आई है, इम्पैक्ट कहाँ पे आया है, वो कहाँ पे ज़्यादा हर्ट हुआ है। फिर गाड़ी की स्ट्रेंथ वापस चेंज की जाएगी, डिज़ाइन वापस चेंज की जाएगी, फिर से ब्लॉक में मारी जाएगी। इस बार अगर नुकसान कम हुआ है तो लग रहा है गाड़ी अच्छी हो गई है, फिर और ज़्यादा डिज़ाइन तैयार किया जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के अंदर रिसर्च हो रही है कि कैसे हम गाड़ी को ज़्यादा सेफ बना सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल। अब यहां पे क्या? हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च, रिसर्च इन विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड इज एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम वेरी करते हैं, वो होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था हमारा कोचिंग वाले में? कि मैं एनालिटिकल स्किल्स पे काम करूंगा, मैं बेसिक्स पे काम करूंगा, मैं बच्चे के टाइम मैनेजमेंट पे काम करूंगा। अब मैं जब कोचिंग के अंदर एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाता हूं तो मैं क्या करता हूं? 100 बच्चों को तो एनालिटिक्स पे काम करता हूं, 100 बच्चों के टाइम मैनेजमेंट पे काम करता हूं, 100 बच्चों के बेसिक्स पे काम करता हूं, और फिर देखता हूं कि जब सिलेक्शन की टाइम आता है तो किसका ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है। ये क्या हो गया? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गई, है ना? कि हमने सेम टाइप के बच्चे थे, सेम ग्रुप को लाए थे। ये जो रिसर्च डिजाइन है इनको तो हम फिर से देखेंगे कि कैसे मैंने 300 बच्चे ला के 100 को अलग में डाल दिया, वो तो अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में हम फिर देखेंगे। बट फॉर नाउ द आइडिया इज कि एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च कौन सी है? कि मेरा एक हाइपोथेसिस है कि एनालिटिकल स्किल्स पे काम किया जाता है या टाइम मैनेजमेंट पे काम किया जाता है तो बच्चे का सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांस है। तब मैंने यहाँ क्या कर दिया? 3 अलग अलग तरह के स्किल्स पे काम किया और फिर मैं उस पर रिसर्च पे काम कर सकता हूँ कि हाँ भाई इनका हुआ या नहीं। टाइम मैनेजमेंट में ही अगर मैंने मान लिया है कि यस टाइम मैनेजमेंट में अच्छा टाइम मैनेजमेंट है बच्चे का तो उसका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा है, तो टाइम मैनेजमेंट को ट्वीक करके देखते हैं। टाइम मैनेजमेंट में ये टेक्निक अच्छी रहेगी या ये टेक्निक अच्छी रहेगी, ये टेक्निक अच्छी रहेगी, 100 बच्चों पे अलग अलग टेक्निक्स अप्लाई कर दी। दिस इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम छेड़खानी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या था? एक वैसे जब हमने इनिशियली एग्जाम्पल लिया तो सब जने अलग अलग चीज़ कर रहे थे, कोई एनालिटिकल, कोई बेसिक, कोई टाइम मैनेजमेंट। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी रिसर्च के अंदर ही, पहले तो मेरी रिसर्च पूरी XY पर ही चल रही थी, XY इंस्टीट्यूट। अब मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स पे कर सकता हूँ, अलग अलग स्किल्स पे कर सकता हूँ। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आई एम वेरिंग दैट थिंग। तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज हो जाती हैं, और नॉन एक्सपेरिमेंटल वो हैं जिनके अंदर मैं जाकर के कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं करता हूँ। जैसे कि मेरे को एक रिसर्च करनी है कि किस एज ग्रुप में व्हीकल चलाना सिखाना बेस्ट रहता है, तब ये एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाएगी कि मैं अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को 2 व्हीलर चलाना सिखा रहा हूँ कि 2 व्हीलर पे बैलेंस कौन सी एज ग्रुप का बच्चा सबसे जल्दी बना लेता है। ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हुई। वहीं पे मैं एक दूसरी रिसर्च करना चाहता हूँ कि लोगों के अंदर ट्रैफिक रूल्स की अवेयरनेस कितनी है, वो सड़क के ऊपर कितना ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं होगी। यहाँ मैं उसको नहीं कहूँगा कि हाँ भाई आप लेफ्ट में चलो, राइट से ओवरटेक करो, ट्रैफिक लाइट पे रेड पे रुक जाओ, ऑरेंज पे आप अपना इग्निशन ऑन कर लो और ग्रीन पे निकलना। मैं उनको ये कहूँगा नहीं, क्योंकि मैं तो देखना चाहता हूँ कि लोगों में अवेयरनेस है भी या नहीं। तो इस केस में इट विल नॉट बी एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इट विल बी अ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्यों? मैं कैमराज लगा करके छोड़ दूंगा ट्रैफिक पॉइंट्स पे, मैं कैमराज लगा दूंगा रोड्स पे, मैं अपने आई हायर 200 पीपल और उनको अलग अलग स्पॉट्स पे, अलग अलग लोकेशंस पे पोजीशन कर दूंगा जस्ट टू मॉनिटर द ट्रैफिक। तो वहां पे क्या हो रहा है? मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूं
मैं छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ आने जाने वाली गाड़ियों को, कुछ नहीं कह रहा हूँ, तो दैट इज़ अ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कौन सी होती है? जहां हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स को खुद ट्वीक करते हैं, छेड़ते हैं, कम ज़्यादा करते हैं बैलेंस चेक करने के लिए कि कितना इफेक्ट आ रहा है। तो वी हैव एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज एंड वी हैव नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज। तो आप अपना एक बार चेक करके देख लीजिएगा कि आपके केस में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अच्छी रहेगी या नॉन एक्सपेरिमेंटल। जैसे जब मैं मार्केट शेयर की बात कर रहा हूँ तो इट इज़ अ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, उसमें मेरे को कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें तो मेरे को सिर्फ पूछना है, मेरे को उनको ये नहीं कहना है कि ये अच्छा होता है, इसमें ये फ़ायदे हैं, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन ये है, उसका अच्छा है, मेरे को सिर्फ पूछना है। तो वो क्या हो गई? नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। फाइन। और वहीं पे गाड़ी चलानी कौन जल्दी सीखता है, कौन लेट सीखता है, वो क्या हो गई? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गई। तो दीज वर सर्टेन कंसेप्ट्स रिलेटेड टू रिसर्च डिजाइन। Then there is experimental and control groups. Groups exposed to usual conditions are termed as control group. तो जब आप रिसर्च करते हो तो बहुत बार आप क्या करते हो कि जो हमने अब ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करनी है तो उसके अंदर हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि दो अलग अलग ग्रुप्स को स्टडी करें। अभी जो हमारे इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स की बात चल रही थी, तो एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स का, एक समझदार बच्चों का, एक 95% से ऊपर वाले बच्चों का ग्रुप वो लेते हैं जो XY इंस्टीट्यूट का मेंबर है। ऐसे ही 95% से ऊपर वाले कुछ स्टूडेंट्स में ऑब्जर्व कर लेता हूं, पकड़ लेता हूं कि हाँ इन लोगों के भी 95 है, ये भी उसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, बट इन्होंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की हुई है। तो अब क्या हुआ कि जो चीज मैं पढ़नी चाह रहा था, मैं क्या पढ़ना चाह रहा था कि XY का अफेक्ट आता है या नहीं ऑन सिलेक्शंस। तो यहां मैंने दो ग्रुप्स आइडेंटिफाई कर लिए, 50 ऐसे बच्चे जो कि XY में पढ़ रहे हैं, 50 ऐसे बच्चे जो कि उन्हीं बच्चों जितने मार्क्स लाए हैं, उन्हीं बच्चों जितने अच्छे हैं पढ़ाई में, लेकिन वो कोई कोचिंग नहीं कर रहे हैं। तो ये जो लोग कोचिंग नहीं कर रहे हैं, दीज बिकम माय कंट्रोल ग्रुप। कोचिंग नहीं करने वाले क्यों कंट्रोल ग्रुप बने? क्योंकि मैं कोचिंग का अफेक्ट देख रहा हूं। तो जो ट्रीटमेंट वाले बच्चे हैं वो तो हो गए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और जो बच्चे बाहर रह गए जिनके ऊपर मैंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, जिनको मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूं कि इनकी खुद की परफॉर्मेंस कैसी, वो हो गए कंट्रोल ग्रुप। तो जिस ग्रुप को हम ट्वीक नहीं करते हैं, जिस ग्रुप से हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जिसको हम कुछ पढ़ाते नहीं है, लिखाते नहीं है, जिस पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, वो तो हो गया कंट्रोल ग्रुप। जिसके साथ मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं वो हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो यू हैव टू काइंड ऑफ ग्रुप्स। इसको फिर से हम बात करेंगे जब हम आगे रिसर्च डिजाइंस के बारे में वापस से बात करेंगे तब। देन देयर आर ट्रीटमेंट्स। ट्रीटमेंट क्या होते हैं? जैसे कि अभी वाला जो हमने एग्जाम्पल लिया था, उसमें बार बार हमने कहा कि हमारे पास कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिलेक्शन के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। एक है जो एनालिटिकल पे काम कर रहा है, एक टाइम मैनेजमेंट पे और एक बेसिक्स पे। ये 3 ट्रीटमेंट्स हो गए, ये 3 दवाइयाँ हो गई, ये 3 सॉल्यूशंस हो गए, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसका वो कह रहे हैं कि इसके कारण सिलेक्शन होगा। तो दीज 3 बिकम ट्रीटमेंट्स। इसी तरह से आप फर्टिलाइजर्स पे रिसर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने एक ही खेत लगाया, नदी किनारे है, सेम क्वालिटी का पानी दिया जा रहा है, सेम क्वालिटी का सॉइल है हमारा, सेम बीज हमने लगाया है, सेम क्वालिटी का बीज लगाया है, लेकिन उस फील्ड को क्या किया हमने? 3 टुकड़ों के अंदर बांट दिया। एक में एक फर्टिलाइजर, दूसरे में बी और तीसरे में सी। तो ये ABC क्या हो गए? ट्रीटमेंट्स हो गए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं 3 अलग अलग लोकेशंस पे, एक नदी किनारे, एक तालाब किनारे, एक जो रेनी एरिया है वहाँ पर 3 अलग अलग फील्ड्स के अंदर एक ही फर्टिलाइजर यूज़ कर रहा हूँ। तो उसमें ट्रीटमेंट्स क्या हो गए? डिफरेंट सॉइल क्वालिटीज़। तीनों का सॉइल अलग अलग होगा, कोई नहर किनारे है, कोई तालाब किनारे है, कोई बहते पानी के किनारे पे है, कोई रुके हुए पानी के किनारे पे है, कोई रेनी एरिया के अंदर है। तो वहाँ पे ट्रीटमेंट्स क्या हो गए? क्वालिटी ऑफ सॉइल। जबकि यहाँ ट्रीटमेंट्स क्या थे? फर्टिलाइजर थे। तो ट्रीटमेंट वो चीज़ है जो कि हम अप्लाई करते हैं, जिसको कि हम देखना चाहते हैं कि इसका अफेक्ट कितना आ रहा है। क्या है ट्रीटमेंट्स? डिफरेंट कंडीशंस अंडर विच एक्सपेरिमेंटल and control groups are put. Like if we want to determine through an experiment the comparative impact of 3 varieties of fertilizers on yield of wheat, in that case 3 varieties of fertilizers क्या हो गए? Treatments. Fine? कि सेम wheat है, सेम सॉइल है, हम तो देखना चाहते हैं ABC का कैसे हैं फर्टिलाइजर्स। तो ये हो गए हमारे ट्रीटमेंट्स। एंड लास्ट थिंग इज एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट क्या होता है? हम एक सेटअप तैयार करते हैं, उसमें जो चीज़ मैं स्टडी करनी चाहता हूँ, जो लोग साइंस से हैं, जिन लोगों ने 10th तक एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग की है, जो प्रोग्रामिंग में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो क्या करते हैं कि एक प्रोग्राम बनाया, अब ये रन हो गया, अब इसके अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगर मैं इस चीज़ को ऐसा कर दूं तो क्या होगा, क्या इसका एग्जीक्यूशन इंप्रूव हो जाएगा, क्या इसका आउटपुट इंप्रूव हो जाएगा। वो क्या हो रहे हैं? एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। इसका मतलब आप एक एनवायरनमेंट तैयार करते हैं और फिर उसके अंदर एक चीज़ को परफॉर्म करते हैं।
कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, दैट इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। तो व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द ट्रूथ ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। अब यहां पे हम एक्सपेरिमेंट किसको कह रहे हैं कि मैंने जो एक स्टेटमेंट दे दिया, मैंने जो एक हाइपोथेसिस बना दिया, उसको चेक करने का जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। मैंने बोल दिया कि ज्यादा पढ़ाई करने से ज्यादा मार्क्स आते हैं, सुबह जल्दी उठने से ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। अब मैं कोई भी एक स्टेटमेंट दे देता हूं, उसको आप जब चेक करने की कोशिश करोगे तो आप क्या करोगे? एक्सपेरिमेंट्स करोगे। क्या एक्सपेरिमेंट्स करोगे? यू आइडेंटिफाई 10 डिफरेंट स्टूडेंट्स, उनमें से एक ऐसा है जो 4 बजे उठता है, एक ऐसा है जो 4:15 उठता है, एक 10 बजे उठता है, एक 12 बजे उठता है। तो अब हम इन सबके मार्क्स देखेंगे, हम इन सबको पढ़ाई का कैसा रिस्पॉन्स है, ये कितनी देर पढ़ लेते हैं, इनके मार्क्स कैसे आते हैं। तो अब हुआ ये कि ये मेरे 10 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हो गए। किस लिए? कि मेरा जो एक हाइपोथेसिस था उसको टेस्ट करने के लिए। फाइन। तो एक्सपेरिमेंट इज प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द ट्रूथ ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस रिलेटिंग टू सम रिसर्च प्रॉब्लम, जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो भी आप कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट्स कैन बी एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंट्स एंड कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट्स। एब्सोल्यूट हो सकते हैं या कंपैरेटिव हो सकते हैं। कंपैरेटिव क्या है? कंपेयरिंग यील्ड ऑफ सॉइल ए एंड बी, दो फील्ड्स हैं उनकी यील्ड कंपेयर कर रहे हैं। या फिर एब्सोल्यूट हो सकते हैं कि इसकी कैसी यील्ड है, सिर्फ हम देख रहे हैं कि एक्स वाई का सिलेक्शन में कितना रोल है, जो एक्स वाई इंस्टीट्यूट है वो कितना रोल प्ले कर रहा है। तो वो एब्सोल्यूट है, सिर्फ एक एक्स वाई की बात कर रहे हैं कि ये कितना रोल प्ले कर रहा है। मैं पेप्सी के अंदर केमिकल कंपोजिशन देखना चाहता हूं कि ये बॉडी को कितना हर्ट करता है। वहीं पे कंपैरेटिव क्या हो जाएगी? मैं पेप्सी और कोक को कंपेयर करना चाहता हूं कि बॉडी के लिए कौन सा ज्यादा नुकसानदायक। फाइन। सो यू कुड हैव एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंट्स जहां मैं सिर्फ पेप्सी के अलग अलग कंपोजिशंस कपड़े के ऊपर देख रहा हूं, प्लांट्स के ऊपर देख रहा हूं, बॉडी के ऊपर देख रहा हूं, जस्ट टू सी कि इसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसका कैसा इफेक्ट है। या फिर मैं दो को कंपेयर कर सकता हूं कि कौन ज्यादा बुरा है या कौन ज्यादा अच्छा है। तो you could have absolute experiments or you could have comparative experiments. So this was it for our opening discussion on research design. कि research design क्या होती है, चार कौन कौन सी तरह की होती है, कौन कौन सी चार तरह की research designs देखी हमने। We saw sampling design, observational design, statistical design, और इन सब को कैसे किया जाएगा इसके लिए जो हमने देखी वो थी observational design। तो ये चार तरह की, ये चार लेवल की जो डिज़ाइंस हैं वो अब हम आने वाले दिनों के अंदर करेंगे। सबसे पहले तो हम कुछ डिज़ाइंस के ऊपर ही बात करेंगे, फिर विल टॉक ऑफ सैम्पलिंग डिज़ाइन, ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन, स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन पहले। अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अभी सैम्पलिंग की अभी बात नहीं करेंगे, सैम्पलिंग की थोड़ा रुक के बात करेंगे। फाइन। सो दिस वॉज इट फॉर आवर इंट्रोडक्शन टू व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन। उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये फैक्टर्स की हमने बात की। देन वी टॉक्ड अबाउट व्हाट आर द कंसेप्ट्स, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये आई बिलीव अपने को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये दो वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। फिर एक वेरिएबल होते हैं एक्सट्रेनियस, उनको मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मैं जो कोरिलेशन रिग्रेशन निकाल रहा हूं उसमें मैं उनका डेटा नहीं ले रहा हूं, बट उनका इफेक्ट तो आता है। जैसे कि ज्यादा गर्मी के अंदर ज्यादा एसीज बिकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा एसीज बिकते हैं। इस बार गर्मी में कोरोना हुआ था। कोरोना के टाइम क्या कहा गया कि आप एसीज को कम से कम यूज़ करें, जहाँ तक हो सके एसीज को अवॉइड करें। तो अब गर्मी और एसी का एक सीधा रिलेशन है जो हम क्लियरली देख सकते हैं, और कितनी भी रिसर्च कर लीजिए, कितने भी साल का डेटा लिया, ये इनमें रिलेशन है। जहाँ टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेल्स ऑफ एसी इज डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन अब एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल और आ गया, लेवल ऑफ कोरोना इन्फेक्शन। कितना इन्फेक्शन है, कम इन्फेक्शन था तब तो एसीज बिक रहे थे, मार्च में एक बार तो बिक ही रहे थे। 20-25 मार्च से जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ उससे पहले तो नॉर्मल लाइफ चल रही थी, तो बिक रहे थे एसीज। लेकिन अचानक से मार्च के बाद से हम एसीज से डर गए, जहाँ एसीज इंस्टॉल्ड है हम उनको भी नहीं चला रहे। तो अब ये एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, ये इस रिलेशनशिप पे कभी भी नहीं आता है। जब हम इनकी डिपेंडेंस को स्टडी करते हैं, कोरिलेशन को स्टडी करते हैं, कभी भी नहीं आता है, लेकिन अफेक्ट तो आ रहा है। Those are extraneous variables. And अगर extraneous variable ऐसा है जो कि सीधा सीधा dependent variable पर effect डाल रहा है, तो that kind of relationship is known as confounded relationship. Fine. तो अब ये कुछ बातें हमने की थी, and this is it for our today's discussion. And thanks for watching. Bye bye. Take care.